विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, मतलब एक हाथ से दो और एक हाथ से दो। अब राम क्या, राम के पास है गेहूँ और इसके पास है चावल, श्याम के पास। अब राम को क्या चावल की ज़रूरत है, तो राम क्या करेगा, श्याम के पास जाएगा, श्याम से कहेगा तू चावल मुझे दे दे और तू गेहूँ ले ले। तो ये क्या करेगा, राम तो चावल लेगा और श्याम क्या लेगा, गेहूँ। तो ये क्या हुआ, विनिमय हो। तो जैसे कि हमने कल बात की थी कि कल 5 बजे शाम को इस चैनल पे आपकी एक वीडियो अपलोड हो जाएगी और वे वीडियो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। वो वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ जो कि ये टॉप MCQ अर्थशास्त्र की क्लास 10th के लिए। इसका पार्ट 1 मैंने पहले बना दिया है, जिसने पार्ट 1 ने देखा वो पार्ट 1 देख सकता है। ये पार्ट 2 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए, निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, निजी क्षेत्र किसे कहते हैं, मतलब प्राइवेट कंपनियां। निजी क्षेत्र का मतलब होता है प्राइवेट कंपनी। अब जैसे मान लो कि मुकेश अंबानी है। अब मुकेश अंबानी की अपनी प्राइवेट कंपनी है, वो कुछ भी करे कुछ ना करे, किसी का अधिकार नहीं है उस पर। तो मान लीजिए निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो समाज कल्याण करना। क्या वो समाज कल्याण करेगी, भाई प्राइवेट कंपनी है तो क्या वो समाज का कल्याण करेगी, क्या नहीं करेगी। उचित कीमत पर वस्तुओं का उपलब्ध कराना, क्या उचित कीमत पर वस्तु को उपलब्ध कराएगी, नहीं, ये तो सार्वजनिक कंपनी का है। जो गवर्नमेंट कंपनी है वही उचित कीमत पर वस्तु को उपलब्ध कराएगी, ये भी नहीं हो सकता। उसके अलावा जन सुविधाओं को उपलब्ध कराना, नहीं ये भी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना, हाँ भाई ये तो होगा, क्योंकि जो जितनी प्राइवेट कंपनियाँ हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना, मतलब पैसे का मामला है भाई, क्या पैसे का मामला। तो दोस्तों देखिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन दूसरा नंबर का, निम्नलिखित में से, मतलब इनमें से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ये देख लो 2023 में आया क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इन सब में से प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा व्यक्ति आता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि, खनन, मुर्गा पालन, मछली पालन, जैसे ये आते हैं, है ना। तो शिक्षक, अब देखो शिक्षक तो सेवा दे रहा है, क्या दे रहा है, सेवा। तो ये तृतीय क्षेत्र में आएगा, क्योंकि तृतीय क्षेत्र का काम होता है सेवा देना, सेवा सेक्टर। मैंने कल बताया था आपको, पार्ट 1 वीडियो देख लेना, उसमें सब समझ जाओगे आप। उसके बाद डाकिया भी सेवा देगा, ये भी तृतीय क्षेत्र में जाएगा। व्यापारी भी सेवा देगा, जैसे मान लो अभी दुकानदार है, वो व्यापारी तो कर रहा है वो, तो वो भी तृतीय क्षेत्र में जाएगा। अब मछुआरा मछली पालने का काम कर रहा है, तो मछली पालन किस में आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में, तो इसमें होगा राइट, मछुआरा, ठीक, प्राथमिक क्षेत्र। इसके बाद देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, गन्ने से चीनी बनाना आता है। मतलब गन्ना लिया, अब गन्ने से क्या बनाए, चीनी। तो गन्ने से क्या बनाया आपने, चीनी। तो गन्ना बनाया, गन्ने से चीनी बनाई, तो गन्ने का क्या हुआ, विनिर्माण कैसे हुआ, मतलब आपने गन्ने से चीनी बनाया। तो गन्ना किस में करना है, फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में गन्ना जाने के बाद वो क्या बन गई, चीनी। तो ये उद्योग में बनेगी चीनी, तो ये आएगा द्वितीय क्षेत्र में। अब यहाँ पे आ जाता गन्ना उत्पादित करना। अब गन्ने का उत्पादन कृषि आधारित आ गया, तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र में जाता। और गन्ने से चीनी बनाना, ये आएगा आपके। इसके बाद देखिए दोस्तों एक और प्यारा सा क्वेश्चन चौथा, सेवा क्षेत्रक करता है। क्या करता है भाई सेवा क्षेत्रक, वस्तु का उत्पादन। क्या वस्तु का उत्पादन करेगा सेवा करने वाला, ये तो प्राथमिक क्षेत्र में चला गया, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन करेगा कृषि आ गई। कृषि क्या जाएगा आपके प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। सेवा का सर्जन, हाँ सेवाओं का सर्जन मतलब सेवा करता है, सेवा क्षेत्रक। एवं बी सत्य, ये तो गलत है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें क्या होगा, सेवाओं का सर्जन। तो देखिए पांचों क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इसे इंपॉर्टेंट लगाना दोस्तों, क्योंकि ये आ सकता है। क्या होगा यदि नरेगा के अंतर्गत सरकार 100 दिनों का रोजगार प्राप्त कराने में असफल रहती है। मतलब हमने कल बात की थी मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी एक्ट, है ना। शुरुआत कब हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में, ठीक है। इस नरेगा का नाम क्या है, मनरेगा। इसे मनरेगा भी कहते हैं, मनरेगा। तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का रोज़गार देना, है ना। और जिसका अगर किसी कारणवश रोज़गार नहीं मिलता है तो उसको क्या देगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा यदि नरेगा के अंतर्गत सरकार 100 दिनों का रोज़गार प्राप्त नहीं कराने में असफल रहती है, तो क्या होगा, बेरोजगारी भत्ता देना होगा, जो कि हमने कल पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा था। उसे आप देख लीजिए दोस्तों, आप सब समझ जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका
बीजगढ़ बता दिया। बेहतरीन क्वेश्चन देखो, एक और बेहतरीन क्वेश्चन छठा, विनिमय में कम से कम मतलब कम से कम कितने पक्षों की आवश्यकता होती है। तो देखिए पहले तो जान लो विनिमय का मतलब क्या होता है। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, मतलब एक हाथ से दो और एक हाथ से लो। जैसे मान लो ये है राम, ठीक है, और ये है श्याम, ठीक है। अब राम के पास है गेहूँ और इसके पास है चावल, श्याम के पास। अब राम को क्या चावल की ज़रूरत है, तो राम क्या करेगा, श्याम के पास जाएगा, श्याम से कहेगा तू चावल मुझे दे दे और तू गेहूँ ले ले। तो ये क्या करेगा, राम तो चावल लेगा और श्याम क्या लेगा, गेहूँ। तो ये क्या हुआ, विनिमय हुआ। कितने के मध्य हुआ, दो के मध्य। तो कम से कम कितने पक्ष की आवश्यकता होती है, दो की, ठीक है। और विनिमय कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक तो होता है वस्तु विनिमय और दूसरा और एक और होता है मुद्रा विनिमय। इन्हें भी जान लो। वस्तु विनिमय मतलब होता है वस्तु के बदले वस्तु देना। जैसे यहाँ वस्तु विनिमय हुआ, गेहूँ वस्तु है, चावल भी वस्तु है। राम ने तो चावल ले लिया और श्याम ने गेहूँ ले ली, तो ये हो गया वस्तु विनिमय। और जैसे मान लो मुद्रा विनिमय, तो मतलब मुद्रा के बदले वस्तु लेना। जैसे मान लो आप फ़ोन लेने जा रहे हो, आपने फ़ोन लिया तो दूसरों दुकान को क्या दिया, पैसे दिए, तो हो गया मुद्रा विनिमय। अब देखो दोस्तों सातवां क्वेश्चन क्या है, वस्तु विनिमय। देख लो वस्तु विनिमय मतलब वस्तु के बदले वस्तु। वस्तु विनिमय प्रणाली को कहते हैं। प्रत्यक्ष विनिमय मतलब डायरेक्ट, जिसको वस्तु की जरूरत होगी उसे देंगे, हाँ देंगे, ये सही है। मौद्रिक, मुद्रा की तो काम ही नहीं है क्योंकि वस्तु आ गया। वस्तु विनिमय में मुद्रा का कोई काम नहीं, मौद्रिक नहीं आएगा। अप्रत्यक्ष मतलब किसी को चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मान लो आपके पास गेहूँ है और आगे वाले को गेहूँ चाह रहा है, उसके पास भी गेहूँ, आपके पास भी गेहूँ। मान लो आपको चावल चाह रहे हैं, अगर आगे वाले के पास चावल है तो आप उससे लोगे, लेकिन अगर उसके पास भी वही चीज़, आपके पास भी वही चीज़, तो फिर विनिमय कहाँ हुआ, अप्रत्यक्ष नहीं होगा। क्रय विक्रय खरीदोगे कैसे, वस्तु थोड़ी खरीदते, पैसे से खरीदते हैं। यहाँ आता मुद्रा विनिमय तो आता क्रय विक्रय, लेकिन यहाँ पे वस्तु विनिमय आया, इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8वां, भारत में कौन सी बैंक नोट जारी करती है। तो ये तो आपको पता होगा कि भारत में नोट जारी करने वाली बैंक कौन सी है। तो पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब SBI। क्या SBI नोट जारी करेगी, नहीं। पंजाब नेशनल बैंक, नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब RBI, हाँ यही करेगी। आप नोट पे फ़ोटो देखना, वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, ऊपर देखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब नोट जारी कौन करती है, रिजर्व बैंक। और रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1935 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, कोलकाता में। कहाँ हुई थी, कोलकाता में। लेकिन कोलकाता में क्या कि ये बैंक नहीं चली, 2 साल तक चली, फिर नहीं चली। इसका स्थानांतरण किया, फिर कब किया, 1937 में। कहाँ हुआ, मुंबई में। और सबसे बड़ी बैंक भी यही है भाई दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारी भारत की सबसे बड़ी बैंक है। और जितनी भी छोटी बैंकें हैं सब पर नियंत्रण कौन करती है, रिजर्व बैंक। उसके बाद देखिए दोस्तों नवा क्वेश्चन है आपके, औपचारिक क्षेत्रों में ऋण का संचालन किसके द्वारा होता है। तो औपचारिक, जैसे आपने पत्र पढ़े होंगे दोस्तों, औपचारिक अनौपचारिक। तो औपचारिक में क्या होता है, औपचारिक पत्र में क्या होता है, आप पत्र लिखते हो संस्था को, किसको लिखते हो, मतलब आप किसी संस्था को लिखो तो वो औपचारिक पत्र हो गए। अनौपचारिक पत्र मतलब रिश्तेदारों को आप पत्र लिखते हो, वो होता है अनौपचारिक। वैसे यहाँ कंडीशन है औपचारिक मतलब होते हैं बैंक, मतलब बैंक क्या है, संस्था है, ऊंची पद की संस्था है। तो औपचारिक क्षेत्र में कौन देता है ऋण कौन देता है, बैंक देते हैं। लेकिन विशेष बैंक कौन सी है, रिजर्व बैंक। बैंक तो होगी, सरकार तो आपको लोन देने आएगी नहीं, क्योंकि सरकार ने लोन देने का काम किसको दिया है, बैंकों को। तो सरकार तो इसमें नहीं आएगी। अनुसूचित बैंक भी नहीं आएगी, बैंक आएगी लेकिन उससे बड़ी बैंक है, बैंकों की भी बैंक सबसे बड़ी बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। तो यहाँ पे आएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर यहाँ पे आ जाता अनौपचारिक क्षेत्रों में ऋण का संचालन कौन करता है, तो वो होता है रिश्तेदार, क्योंकि अनौपचारिक क्षेत्र मतलब कोई संस्था से नहीं लेंगे हम, घर परिवार के लोगों से लेंगे। हाँ, तो उसके बाद देखो दोस्तों 10वां क्वेश्चन क्या है, बैंक ब्याज दर को निर्धारित कौन करता है। तो बैंक मतलब कोई व्यक्ति मान लो पैसे जमा करता है, तो बैंक क्या उसे लोन देती है,
ब्याज देती है। अब ब्याज को निर्धारित कौन करता है कि कितना ब्याज देना है? कौन करता है? आरबीआई, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करता है? आरबीआई। क्योंकि मैंने आपको पहले कह दिया कि सबसे बड़ी बैंक कौन है? आरबीआई, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक, और सभी बैंक किसके कंट्रोल में? आरबीआई। तो ब्याज दर भी कौन निर्धारित करेगी? आरबीआई। ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद देखिए 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन क्या है? स्वयं सहायता समूह। देख लो दोस्तों, नाम से पता चल रहा है स्वयं सहायता समूह। स्वयं यानी खुद की सहायता खुद करना। ठीक है। स्वयं सहायता समूह में किस प्रकार के लोग शामिल होते हैं? तो पहले जान लो स्वयं सहायता समूह क्या होता है। तो दोस्तों देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। स्वयं सहायता समूह मतलब आप मान लो गांव में लेडीज़ हैं, महिलाएं, वो लोन लेती है, ग्रुप बनाती है। जैसे ग्रुप नहीं उठाती कि महिलाएं कुछ काम हो, मतलब मकान वकान बनवाना हो तो थोड़ा बहुत लोन मिल जाए, तो सभी महिलाएं क्या होती है? इकट्ठी होती है और वो कहती है कि हम एक समूह बनाएंगे और लोन लेंगे बैंक से। तो होता है स्वयं सहायता समूह। मतलब समाज के लोग मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं। जैसे मान लो चंदा, अभी चंदा लेने आते हैं त्यौहार के लिए, कोई भी गांव हुआ कि ये त्यौहार है आप चंदा दो, तो सब गांव के मिलकर चंदा देंगे। अब चंदा क्या? स्वयं सहायता समूह में जाएगा। ठीक है। ये होता है स्वयं सहायता समूह। मतलब सरकार से मदद नहीं ली उसने, उन्होंने खुद के समाज के लोगों से पैसे इकट्ठे किए और अपना मंदिर खुद बनवाया, तो होगा स्वयं सहायता समूह। ठीक है। मतलब इसमें कौन आएगा? आधिकारिक लोग के पास तो बहुत पैसा है, वो तो अपनी सहायता, किससे सहायता मांगेंगे? वो तो दूसरों की सहायता कर देंगे, ये नहीं आएगा। व्यापारी व्यापार कर रहा है, व्यापार कर रहा है तो उसके पास पैसे होंगे तभी तो कर रहा है ना, तो इसमें ये तो आएगा ही नहीं। ये सभी ये नहीं आएगा। सामाजिक, देखो मैंने कहा था ना, समान सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग, मतलब समाज के लोग पैसे इकट्ठे करके किसी काम को करवाए। तो दोस्तों देखो 11वीं से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमारे पास आया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली संस्था निम्न में से कौन सी है? तो पहले समझो महिलाएं तो महिलाएं आप जानते हो। आत्मनिर्भर मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति जो किसी पर डिपेंड ना हो, मतलब किसी पर निर्भर ना हो, वो अपना काम खुद करे, ना तो इससे पूछे ना इससे पूछे, खुद का काम खुद करेगा, उसे कहेंगे आत्मनिर्भर। ठीक है। तो इनमें देखिए गैर सरकारी समूह। अरे भाई गैर सरकारी समूह, सरकार अगर वो सरकार की मदद लेंगी तो वो आत्मनिर्भर कहाँ है? वो तो सरकार पर डिपेंड हो गई, तो ये तो नहीं होगा। सरकारी वही पाँच ही सरकार नहीं होगी। बैंकिंग, बैंक पे निर्भर, नहीं ये भी नहीं होगा। स्वयं सहायता समूह ये होगा, क्योंकि उसने खुद कह दी कि महिलाओं का आत्मनिर्भर मतलब स्वयं, तो स्वयं सहायता समूह। हाँ तो दोस्तों अब आ गया 13वां क्वेश्चन। आप सबका पसंदीदा क्वेश्चन आ गया। निम्न में से मुद्रा, आ गया ना बात, रुपया, क्या रुपया में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो आपसे अच्छा कौन जानेगा भाई, पैसे के बारे में आप जानते हो, सब जानते हैं। तो मुद्रा में किसे सम्मिलित? सिक्के। मुद्रा में सिक्के चलते हैं, रुपये में सिक्के चलते हैं। 20 का सिक्का चल रहा है, 5 का चल रहा है, 10 का चल रहा है, सिक्के शामिल। ठीक है। करेंसी नोट, मतलब नोट 100 का, 50 का, 20 का नोट, ये भी सम्मिलित है। अब आप ये पूछोगे कि मांग जमा क्या होता है? मतलब मांग जमा मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे मान लो आप बैंक में गए, बैंक में आपने कितना जमा किया, जैसे मान लो 1 लाख रुपये आप बैंक में जमा करके आए हो, तो वो क्या हो गया? आपका मांग जमा। मतलब जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप बैंक से वो पैसे वापस ले सकते हो, तो उसे कहेंगे मांग जमा, जो आपने बैंक में जमा की है। ठीक है। तो ये सभी इसमें हो जाएंगे। ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए 14 क्वेश्चन क्या है? मुद्रा का आविष्कार किस प्रणाली के दोष को दूर करने के लिए किया गया? मतलब मुद्रा का आविष्कार क्यों हुआ दोस्तों? मतलब रुपया का आविष्कार क्यों हुआ, क्यों रुपया बना? जैसे मान लो ये श्याम और इसका भाई है राम, इसका दोस्त मान लो। अब श्याम के पास क्या है? श्याम के पास है गेहूँ। ध्यान से देखना दोस्तों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। श्याम के पास है गेहूँ, ठीक है, और इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए चावल। इसके पास क्या है? गेहूँ है। क्या चाहिए? इसको गेहूँ नहीं चाहिए, इसको चाहिए चावल चाहिए। इसके पास गेहूँ है लेकिन इसको क्या चाहिए? चावल। अब राम है, राम के पास भी है गेहूँ है ना, राम के पास भी गेहूँ है और इसको क्या चाहिए? पिज़्ज़ा। इसको चाहिए पिज़्ज़ा चाहिए दोस्तों ना, इसको पिज़्ज़ा चाहिए।
अब वस्तु विनिमय आप जानते हो, अब वस्तु विनिमय होगा तो श्याम क्या कह रहेगा, श्याम को चाहिए क्या, चावल। अब श्याम राम के पास जाएगा और पूछेगा कि तू चावल तू गेहूँ ले ले और मुझे चावल दे दे, लेकिन राम के पास चावल तो है ही नहीं, तो क्या देगा। मतलब वस्तु विनिमय में ये होता है कि आपको चीज़ ढूंढनी पड़ेगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, किसके पास मिलेगी, किसके पास नहीं मिलेगी, और इसमें बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मुद्रा का विकास हुआ कि मुद्रा विनिमय देख लो, मान लो श्याम के पास पैसे हैं, अगर श्याम के पास 100 रुपये होंगे हैं तो श्याम क्या करेगा, दुकान पे जाएगा और दुकान से क्या चावल ले आएगा। तो मतलब मुद्रा विनिमय से ये हुआ कि टाइम की बचत हो गई और अच्छा विनिमय हुआ। मुद्रा का आविष्कार हुआ, क्यों हुआ, वस्तु विनिमय के दोष को दूर करने के। मुद्रा रुपये के आधुनिक रूप कौन से हैं, मुद्रा के आधुनिक रूप कौन से हैं, देख लो 2023 में क्वेश्चन आया कि मुद्रा के आधुनिक रूप कौन से, मतलब मुद्रा के रूप कौन कौन से, मतलब मुद्रा किस किस रूप में आपके सामने अभी मॉडर्न ज़माने में है। तो करेंसी कागज़ के नोट, हाँ नोटों के रूप में मुद्रा है, रुपया हाँ सही है, सिक्के हाँ है ये सही है। सोना चांदी, क्या सोना चांदी रुपया है क्या, चलो ये तो माना कि सोने से आप लोन उठा सकते हो, लेकिन लोन उठाओगे फिर भी तो आपको नोट ही चलेगा वहाँ पे। ये थोड़ी भाई दुकान पे जाओगे, लो भाई इमल दे दो, तानसेन दे दो, सोने से थोड़ी काम चलेगा, सोना चांदी नहीं होगा। चेक, हाँ चेक है लेकिन ड्राफ्ट जुड़ गया। चेक ड्राफ्ट क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो आपके बोर्ड के फार्म होते हैं, वैसे ही चेक ड्राफ्ट दिया जाता है, बड़ी बड़ी संस्थाओं में दिया जाता है, एक पर्चा होता है, वही चेक ड्राफ्ट होता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा, करेंसी कागज़ के नोट। दोस्तों 16वां क्वेश्चन, तो 16वां क्वेश्चन क्या है, बैंक कर्जा नहीं देती है, तो किन्हें नहीं देती बैंक कर्जा, मतलब बैंक लोन किसे नहीं देती, सीमांत किसानों को तो देगी, क्यों, क्योंकि किसानों के पास ज़मीन है। मान लो बैंक कर्जा किसे देगी, आप ही समझो, आप अगर बैंक किसी को लोन देगी तो क्या देगी, उसकी संपत्ति देगी, उसकी प्रॉपर्टी, खेत, जायदाद कुछ भी देगी बैंक। क्या आप किसी पे भी लोन लोगे, मान लो आपके पास गाड़ी है तो आप गाड़ी पे लोन उठा सकते हो, मतलब गाड़ी क्या है, ऋणाधार है, मतलब आप गाड़ी पे लोन उठाओगे और बैंक वाला आपको लोन दे देगा क्योंकि आपके पास गाड़ी है। अब मान लो आप किसी कारणवश अगर बैंक को टाइम से किस्तें नहीं चुका पाते हो तो क्या करेगी, वो आपको गाड़ी की उठा के ले जाएगी और गाड़ी को बेच के अपने पैसे वापस ले लेगी, है ना। अब ऐसे ही सीमांत किसान है, तो किसान के पास ज़मीन है, भाई ज़मीन पे वो लोन उठा सकते हैं, उनके पास ज़मीन है तो वो तो दे देगी लोन। उद्योगों के पास फैक्ट्री को भाई लोन नहीं देगी क्या, फैक्ट्री के पास बहुत पैसे हैं, वो तो लोन वापस चुका देगी। अब बिना समर्थक ऋणाधार, मतलब जिसके पास कुछ नहीं हो, मतलब रोडपति हो, उसे बैंक लोन कैसे देगी, भाई उसके पास पैसे नहीं है तो किस्तें कैसे चुकाएगा टाइम टाइम, तो इसको रणने देगी। तो इसमें ये सही है। अब छोटे किसानों के पास, मतलब कितने छोटा किसान हो लेकिन उसके पास 1-2 बीघा जमीन तो होगी, इसको भी देगी। तो लोन किसको नहीं देगी, बिना समर्थक ऋणाधार को, जिसकी कोई गारंटी ना हो। देखिए दोस्तों 17वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया वस्तु विनिमय कहलाती है। तो मैंने बता दिया आपको वस्तु विनिमय मतलब क्या होता है, वस्तु के बदले वस्तु लेना, मतलब एक हाथ से लो और एक हाथ से दो, ठीक है, एक हाथ से देंगे तो एक हाथ से वापस लेंगे, ठीक है। तो इनमें देखिए चोरी का माल आपस में बांटना। अब चोरी करके लाया दोस्त, वो कोई भी चोर चोरी करके लाया तो क्या वो विनिमय हुआ क्या, मतलब जिससे चोरी की उसने क्या उसको चीज़ दी क्या, वो तो चोरी करके लाया है ना, तो विनिमय कहाँ हुआ, ये तो गलत। दान में कपड़े स्वीकार करना। अब मान लो किसी सज्जन आदमी ने आपने दान में कपड़े दिए तो आपने उस सज्जन आदमी को पैसे दिए क्या, कुछ ना कुछ दिया गया, आपको दिया उसने, तो विनिमय कहाँ हुआ। विनिमय का मतलब दोनों पक्ष होना चाहिए, ये भी दे और ये लेगा तो उसके बदले वो भी देगा और ये लेगा, ऐसे होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। इनाम में कोई वस्तु प्राप्त करना, तो इनाम में आपने वस्तु प्राप्त की है तो जिसने इनाम दिया उसे आपने कुछ दिया क्या, नहीं हुआ ना विनिमय। अब यहाँ पे गेहूँ के बदले चावल प्राप्त करना, आपने गेहूँ दिए उसने चावल लिए, ठीक है, तो ये क्या हुआ, विनिमय हुआ, ठीक है, तो ये सही है। देखिए दोस्तों एक और शानदार क्वेश्चन 18वां, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, जो मैंने आपको पहले बता दी लेकिन वापस देख लो। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, ये देख लो 2022 में क्वेश्चन आया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई, तो वो की गई दोस्तों 1935 में, जो कि मैंने बताई थी। कहाँ की गई भारत में, पहले कोलकाता में इसकी स्थापना हुई 1935 में कोलकाता में। लेकिन कोलकाता में क्या 2 साल तक चली, उसके बाद कहाँ हुई, मुंबई में इसको स्थानांतरित कर दिया गया 1937 में, 2 साल बाद, ठीक है।
ये हो गई। और इस तारीख से आपको कुछ याद आ रहा है दोस्तों, जो कि हमने पहले पार्ट 1 में देखा था अर्थशास्त्र के टॉप MCQs में। 1965 में यूएनडीपी की स्थापना हुई दोस्तों। कहाँ हुई? यूएनडीपी की स्थापना। इसे भी याद रख देना, ये आपका एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तो 1935 में, और यूएनडीपी की स्थापना कब हुई? 1965 में, ठीक है। और कहाँ हुई? न्यूयॉर्क, USA। उसके बाद देखिए दोस्तों 2023 में है ऑपरेशन है बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक, मतलब बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की स्थापना कब, मतलब तारीख पूछिए कब और किसके द्वारा की गई, कब व किसके द्वारा की गई। तो देखिए पहला सन 1962 में मोहम्मद कुरैशी ने, सन 1965 में मोहम्मद आरिफ ने, सन 1970 में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने, तो इसने की। उसके बाद देखो दोस्तों आपका 20वां क्वेश्चन लास्ट एंड फाइनल। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य निम्न में से क्या है, मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य क्या है। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूँ दोस्तों कि कंपनियां हुई या कुछ भी हुई, सरकार हुई, सब अपना फ़ायदा देखते हैं। जैसे मान लो आप पढ़ क्यों रहे हो, आपका भी कोई सपना है, अभी नए नए बंदे हैं, उनका एक सपना है कि हम तो स्कॉर्पियो लेंगे, बड़ा मकान हो, फ़ायदा देख रहे कैसे, क्या पढ़ेंगे स्कॉर्पियो कैसे आएगी, पढ़ेंगे बड़ी नौकरी लगेंगे तो पैसे आएंगे तो स्कॉर्पियो लेंगे। तो क्या आपने अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हो? फ़ायदा बिना दुनिया नहीं चल रही आजकल, तो सीधी सी बात है लाभ कमाना। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, अब बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। मान लो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ मतलब होता है एक से ज़्यादा देशों में कंपनियाँ लगे। जैसे मान लो अमेरिका है ना। अब इसने बनाया एप्पल फ़ोन, आईफोन, जी आप दीवाने हो आईफोन के, आईफोन बनाया है ना। तो इसकी कंपनी कहाँ है? एप्पल की अमेरिका में, मान लो। अब अगर अमेरिका एप्पल को बनाएगा तो बहुत खर्च आएगा भाई। अमेरिका में क्या कि कोई सी भी चीज़ महंगी है तो ये क्या करेगा? चीन के पास जाएगा। कहाँ गया? चीन के पास, क्योंकि चीन में क्या सस्ता सामान मिलता है। तो अमेरिका ने एप्पल के जो पुर्जे पार्ट्स फ़ोन के पुर्जे कहाँ से लिया? अमेरिका ने चीन से लिया, ठीक है। अब चीन से ले लिया तो फ़ोन क्या, जहाँ पर ये 2 लाख का हो रहा था फ़ोन, वहाँ हो गया 50,000 का। उसके बाद अमेरिका क्या करेगी? एक कंपनी बनाएगी भारत में, ठीक है, भारत में कंपनी बनाएगी और भारत में आईफोन भेजेगी। और यहीं से ही देख लो आप, एप्पल को 3 जगह स्थानांतरित कर दिया गया। यही होती है बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, मतलब एक से ज़्यादा देशों में इसका विस्तार होता है, ठीक है। तो आज के लिए यही था आपका सेक्शन। आपने वीडियो देख ली, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। और ये तो पार्ट 2 था अर्थशास्त्र का। पार्ट 3 कल आ जाएगा 5 बजे शाम को, आपको इसी चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। तो जब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।